दोस्तों, मार्केट में जाके आपने कुछ पैसा देकर प्रॉपर्टी खरीदी, तो दिया हुआ पैसा ही प्रॉपर्टी का वैल्यू है। अगर ऐसा समझ रहे हो तो दोस्त आप गलत हो, क्योंकि इसके अलावा भी कुछ और प्रॉपर्टीज के वैल्यूज होते हैं। अब वो भला कौन से वही तो पढ़ेंगे आज बैठ के आराम से अपने अपने घर, और आपके साथ रहेंगे आपके अपने अविनाश सर। तो देर किस बात किया, फटाफट शुरू कर देते हैं आज का लेक्चर। तो आज के लेक्चर की जर्नी रहने वाली है बहुत ही एक्साइटेड, क्योंकि आज आप समझने जा रहे हो कि दोस्त प्रॉपर्टी की ये भी वैल्यूज होती है। तो चलिए, ये वैल्यू जितनी भी सारी है आपको समझाएंगे आपकी लैंग्वेज में, और आप समझ जाओगे। इसकी गारंटी मैं आपको दे रहा हूँ। बस एक चीज़ की गारंटी आप भी देना, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए हो तो अच्छा मौका है, फ्री ऑफ कॉस्ट सब्सक्राइब कर सकते हो और अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हो। ये दोनों चीजें करोगे, इसे भरोसे के साथ शुरू करते हैं बुक वैल्यू को समझना। तो क्या है बुक वैल्यू? सबसे पहले बुक वैल्यू को समझते हैं। बुक वैल्यू, इट इज द अमाउंट शोन इन द अकाउंट बुक एंड कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन डिडक्शन ऑफ डिप्रिसिएशन। तो देखिए, एक अकाउंट बुक में एक आध प्रॉपर्टी की आज के डेट वाली जो वैल्यू दिखाई जाती है कि इसको इतना पैसा मिल सकता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, बुक वैल्यू। बट इसमें एक बड़ी अच्छी बात कही है उन्होंने कि आफ्टर डिडक्शन ऑफ डिप्रिसिएशन। मतलब क्या है इसका? जब आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हो, अब खरीद के उसको 2 साल हो गए हैं, मतलब 2 साल का आपने यूज किया है उस प्रॉपर्टी का, और फिर बेच रहे हो, तो उस प्रॉपर्टी का 2 साल जो आपने यूज किया है वो वैल्यू आपको डिडक्ट करना होता है, उसी को डिप्रिसिएशन बोलते हैं। वो 2 साल का वैल्यू आप जब डिडक्ट करोगे और जो फाइनल वैल्यू मिलेगा उसी को बुक वैल्यू बोलते हैं। समझेंगे आप और डिटेल में अगले पॉइंट में। देखिए, द बुक वैल्यू ऑफ ए प्रॉपर्टी एट पर्टिकुलर ईयर इज द ओरिजिनल कॉस्ट। मतलब बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करवाने के लिए जितना कॉस्ट आया उसमें से आपको करना है माइनस। क्या माइनस करना है दोस्त? उसमें से अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन, मतलब आपने कितना यूज किया वो अप टू प्रीवियस ईयर। अब इसका एग्जांपल लेते हैं। बुक वैल्यू इन 2025 आप जानना चाहते हो, तो उसमें आपको कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जितना आया उसमें से आपने 2024 तक कितना यूज किया है उसको जस्ट माइनस कर देना है। तो इसी को बोलते हैं बुक वैल्यू दोस्त। आई बात समझ में? डन। एट द एंड ऑफ द लाइफ ऑफ प्रॉपर्टी, जब प्रॉपर्टी की लाइफ एंड हो रही है, उसका यूटिलाइजेशन पीरियड खत्म हो रहा है, तो उस टाइम पे जो बुक वैल्यू होती है उस प्रॉपर्टी की स्क्रैप वैल्यू के बराबर होती है। बात को समझिए, बहुत सीधी बात है। आई बात समझ में? बुक वैल्यू मतलब क्या? वेरी गुड, चलता हूँ स्क्रैप वैल्यू पे। आप भी आ जाइए, मैं अकेला चल के क्या करूँगा। स्क्रैप वैल्यू आपको भी तो समझना चाहिए, मिलके समझेंगे, बड़ा इजी है। इट इज द वैल्यू ऑफ डिसमेंटल्ड मटेरियल। इसका मतलब क्या है? किसी प्रॉपर्टी को आपने डिसमेंटल किया, तोड़ दिया, तो उस प्रॉपर्टी के बाद जो भी मटेरियल निकला, मटेरियल क्या होता है? स्टील बार्स होते हैं, ब्रिक्स होते हैं, टाइल्स होते हैं, कंस्ट्रक्शन में जो भी मटेरियल यूज किया है वो डिसमेंटल स्टेट में जो आपको मिलेगा उसको क्या बोलते हैं? उस वैल्यू को स्क्रैप वैल्यू बोलते हैं, भंगार वाला वैल्यू। आई बात समझ में? आफ्टर एंड ऑफ यूटिलिटी पीरियड द डिसमेंटल्ड मटेरियल्स कौन से? स्टील, ब्रास, टिम्बर, ये जो मटेरियल्स है ये क्या कर सकते हैं? फेच सर्टन अमाउंट। इनको बेच के मार्केट से आप कुछ पैसा फेच मतलब कमा सकते हो। वो कमाया हुआ पैसा नथिंग बट द स्क्रैप वैल्यू। इतना इजी है। अब ये कितना हो सकता है भाई साहब? एक टूटे हुए बिल्डिंग का जो मटेरियल है उससे कितना पैसा मिल सकता है? तो 10% ऑफ किसके? 10% टोटल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन। ठीक है, 100 रुपया कंस्ट्रक्शन कॉस्ट था तो 10 रुपया आपको उसका स्क्रैप वैल्यू मिलेगा। इससे ज़्यादा इजी कुछ नहीं हो सकता है। पहले 2 टाइप आप खत्म कर चुके हो दोस्तों, जाना नहीं है, रुकिए, अगले भी वैल्यूज समझेंगे हम अगले स्लाइड पे।
देखिए यहाँ पे आपके लिए हाजिर है सैल्वेज वैल्यू। क्या कहता है सैल्वेज वैल्यू? इट इज द वैल्यू एट द एंड ऑफ यूटिलिटी पीरियड विदाउट बीइंग डिसमेंटल्ड। कंफ्यूजन होता है सैल्वेज वैल्यू और स्क्रैप वैल्यू में। तो सैल्वेज वैल्यू क्या है देखिए, इट इज द वैल्यू एट द एंड ऑफ यूटिलिटी पीरियड। कंस्ट्रक्शन, एक बिल्डिंग है, उसका लाइफ स्पैन खत्म हो गया, उस कंडीशन पे उस बिल्डिंग की जो प्राइस होगी उसको सैल्वेज वैल्यू बोलते हैं। बट लाइफ स्पैन खत्म होने के बाद बिल्डिंग को आपने तोड़ दिया, डिसमेंटल किया, फिर उसके बाद जो वैल्यू होती है ना उसको स्क्रैप वैल्यू बोलते हैं। डिसमेंटल करने से पहले स्ट्रक्चर एज इट इज खड़ा है बट उसका लाइफ स्पैन खत्म हुआ है, तो वो जो खड़ा स्ट्रक्चर है लाइफ स्पैन खत्म होने के बाद उसको सैल्वेज वैल्यू बोलते हैं। ठीक है, अब इसका एक एग्जांपल समझते हैं। देखिए, अ मशीन आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ इट्स यूजुअल स्पैन ऑफ लाइफ, मतलब किसी भी गाड़ी का, ठीक है, आप बाइक का एग्जांपल लो, उसका ना एक लाइफ दिया रहता है कि 20 साल के बाद ये आपको यूज नहीं करनी है। तो क्या करते हैं लोग, 20 साल के बाद सिटी में चलने वाली गाड़ी क्या होती है, रूरल एरियाज में, विलेजेस में क्या हो जाती है, बेची जाती है। वहाँ पे चलाने में कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा ट्रैफिक रूल्स स्ट्रिक्ट नहीं है। ये होता है, इसके लिए बता रहा हूँ मैं। ये सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ कि आपको लाइफ स्पैन खत्म हुई गाड़ी आपको यूज़ करनी चाहिए, ये मैं नहीं बता रहा हूँ, ये होता है इसके लिए बता रहा हूँ। क्या होता है, लाइफ स्पैन खत्म होने के बाद एक स्पेसिफिक अमाउंट पे उसको बेच दिया जाता है, जो गाँव में चल सकती है गाड़ी, उस वैल्यू को बोलते हैं सैल्वेज वैल्यू। ठीक है, और कभी कभी क्या होता है, अनइकोनॉमिक, इट बिकम्स अनइकोनॉमिक, मतलब क्या, एवरेज देना बंद हो गया उसका। ठीक है, हर बार फाइन ही भरना पड़ रहा है पीयू से चेक करने के बाद, इंश्योरेंस खत्म हुआ है उसका, अब निकल ही नहीं सकता। इंश्योरेंस तभी निकलेगा ना उस गाड़ी का लाइफ आगे होगा तो, नहीं तो नहीं निकलेगा। तो सिटी में क्या होता है, हर जगह पे पुलिस खड़ी रहती है, पकड़ा जाएगा तो क्या होगा, फाइन लग जाएगा। आई बात समझ में, तो आना इकोनॉमिक हो जाएगा। तो समझ गए होंगे आपको सैल्वेज वैल्यू क्या होता है। द सेल वैल्यू एट दिस स्टेज इज कॉल्ड सैल्वेज वैल्यू। वही बात कही मैंने, बात को यहाँ पे खत्म करते हैं, सैल्वेज वैल्यू को, बढ़ते हैं फोर्थ वैल्यू पे। फोर्थ वैल्यू है स्पेक्यूलेटिव वैल्यू। अभी इसको समझना थोड़ा आपके लिए अच्छा होगा। स्पेक्यूलेटिव वैल्यू मतलब प्रॉफिट बेस पे जो प्रॉपर्टी खरीदी जाती है। देखिए, मैं कहूंगा इन सेंटेंस के थ्रू, सम प्रॉपर्टी डीलर्स हैव देयर बिजनेस ऑफ परचेसिंग ऑफ प्रॉपर्टीज एंड सेलिंग देम एट प्रॉफिट आफ्टर सम टाइम। कुछ प्रॉपर्टी डीलर्स होते हैं, देखिए, प्रॉपर्टी खरीदते हैं, कुछ थोड़ा शॉर्ट स्पैन के लिए रुकते हैं, थोड़े दिन रुक के फिर बेच देते हैं। ठीक है, अब बेचने के बाद उनको कुछ क्या मिलता है, प्रॉफिट। तो द प्राइस एट विच सच प्रॉपर्टी इज परचेस्ड विथ इंटेंशन ऑफ सेलिंग इट अगेन एट प्रॉफिट इज नोन एज स्पेक्यूलेटिव वैल्यू। मतलब खरीदार जो है उसका मोटिव ही यही है कि हमें प्रॉपर्टी खरीदनी है एक ऐसे दाम पे जिसको थोड़े दिन रख के मैं बेच के प्रॉफिट कमा सकता हूँ। तो वो खरीदारी की जो कीमत है उसी को स्पेक्यूलेटिव वैल्यू बोलते हैं। अब इसको स्पेक्यूलेटिव क्यों बोला है, क्योंकि मेरा जो मोटिव था बस प्रॉफिट कमाने का था। ठीक है, मैं कुछ दिन रुकूंगा, वो मार्केट में बेच दूंगा, प्रॉफिट मिलेगा मुझे। तो प्रॉफिट मिलने के स्पेक्यूलेशन से जो चीज मैंने खरीदी है उस खरीदारी को स्पेक्यूलेटिव वैल्यू बोलते हैं। आई बात समझ में। इसका एक अच्छा एग्जांपल देता हूँ। क्या है, मैंने एक शेयर मार्केट में आप बहुत सारे काम करते होंगे, किसी कंपनी के जो शेयर्स है मैंने खरीद लिए, टाटा कंपनी के। आज की डेट में मुझे पता है भाव चल रहा है 100 रुपीज, ये एग्जाम्पल ले रहा हूँ, इससे बहुत महंगा है वो। 100 रुपीज का भाव चल रहा है एक शेयर्स का। तो मैंने क्या किया, 100 रुपीज का शेयर खरीदा, बट मेरे मन में ये है कि कल जाके ये 120 पे बेचा जाएगा।
तो ये 100 पे जो मैंने खरीदा उसको बोलते हैं स्पेक्युलेटिव वैल्यू। आई बात समझ में? तो ये होता है स्पेक्युलेटिव वैल्यू। ठीक है, अब लास्ट का इसका पॉइंट है नो मनी इन्वेस्टेड ऑन डेवलपमेंट ऑफ प्रॉपर्टी। तो जो भी प्रॉपर्टी आपने खरीदी है बाद में डायरेक्टली बेचने वाले हो प्रॉफिट पे, इसके दौरान आपको प्रॉपर्टी डेवलपमेंट में कोई खर्चा नहीं करना है और ना किया जाता है। आई बात समझ में? तो ये हुआ स्पेक्युलेटिव वैल्यू। जहां तक मुझे समझता है टोटल बेसिक पे जाके मैंने ये चीज आपको समझा दी है, और एक चीज समझती है ना तो आप अच्छी तरीके से लिख भी सकते हो एग्जाम में, चीज समझी हुई अच्छे से लिख सकते हो। चलते हैं अगले वैल्यूज पे, थोड़ा समय आपको रुकना है, उसके बाद फटाफट खत्म होने वाला है। अब हम लेके चलते हैं आपको 5th वैल्यू पे, यानी डिस्ट्रेस वैल्यू पे। ठीक है, डिस्ट्रेस वैल्यू क्या कहता है? व्हेन द प्रॉपर्टी फेचेस लोअर वैल्यू देन द मार्केट वैल्यू इज कॉल्ड डिस्ट्रेस वैल्यू। एक्चुअली डिस्ट्रेस हुआ, इधर डिस्ट्रेस है वो। ठीक है, अब देखिए कोई गाड़ी मार्केट में 100 रुपीज में बेची जा रही है, ओके, बट उसका वैल्यू आपको 80 रुपीज ही मिला, तो ये क्या हो गया? 80 रुपीज आपका डिस्ट्रेस वैल्यू हो गया, क्योंकि मार्केट में तो 100 रुपया में जा रहा है, आपने बेची कितने में? 80 रुपये में। तो इसको बोलते हैं डिस्ट्रेस वैल्यू, उस प्रॉपर्टी का डिस्ट्रेस वैल्यू। अब इसके पीछे बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। पहला, फियर ऑफ राइट्स, वॉर एंड अर्थक्वेक। जिस एरिया में आपका बिल्डिंग है वहां पे दंगे होने का या वॉर होने का चांस है, या वहां पे अर्थक्वेक होने का चांस है, तो ये डर की वजह से आप जब प्रॉपर्टी बेचते हो तब भले ही मार्केट वैल्यू से कुछ कम आए तो ये सोच के बेचते हो, उसी को डिस्ट्रेस वैल्यू बोलते हैं। कुछ सेलर्स की फाइनेंशियल डिफिकल्टीज होती है, अर्जेंट में पैसा चाहिए रहता है, तो उस टाइम पे मार्केट वैल्यू से कम वैल्यू में आप प्रॉपर्टी क्या कर देते हो? बेच देते हो, उसको बोलते हैं डिस्ट्रेस वैल्यू। और तीसरी चीज, इंटेंशन टू फेवर परचेसर। तो जब भी मार्केट में आप प्रॉपर्टी खरीदने जाते हो, इसको अच्छे तरीके से समझते क्या ही मत करिए। जब भी आप परचेस करने जाते हो मार्केट में तो एजेंट्स रहते हैं, देखो रियल एस्टेट एजेंट। तो वो रियल एस्टेट एजेंट जो है उसके पहचान का है जो खरीदार है। अब बेचने वाला रियल एस्टेट एजेंट के पास जाता है, बोलता है कि हमारी ऐसी ऐसी प्रॉपर्टी है, हमें बेच देना है। तो आप देखिए कोई खरीदना चाहता है, तो जो खरीदार है वो पहचान का है एजेंट के, तो जरूर चाहेगा कि थोड़ा सस्ता मिले, वो जो भी प्रॉपर्टी सस्ता मिले। तो इसके लिए वो क्या करेगा? जो सेलर है उसको बोलेगा कि प्रॉपर्टी ऐसा है वैसा है, मार्केट में वैल्यू नहीं है, तो उसको बना के क्या करेगा? वैल्यू कम करके दे देगा। तो इसके कारण वो प्रॉपर्टी का क्या हुआ? डिस्ट्रेस वैल्यू हुआ। ये रियल मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसा ही होता है मार्केट में। एजेंट्स कुछ पता नहीं चलने देते, उसके फेवर में जो है वो कर लेगा। ये बात समझ में? इसके उल्टा भी हो सकता है, जो सेलर है उसके फेवर में रहेगा तो फिर परचेसर को महंगा पड़ेगा वो, बट उसको हम डिस्ट्रेस नहीं बोलेंगे। मार्केट वैल्यू से कम वैल्यू मिला तो डिस्ट्रेस। आई बात समझ में? इसको यहीं पे फुल स्टॉप देते हैं, अगले वैल्यू पे बढ़ते हैं। मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू क्या है? इट इज द अमाउंट विच मे बी ऑब्टेन्ड एट एनी टाइम फ्रॉम द ओपन मार्केट व्हेन द प्रॉपर्टी इज केप्ट फॉर सेल। जब भी आप प्रॉपर्टी को मार्केट में सेल के लिए रख दोगे, उस टाइम पे जो भी वैल्यू मिलेगा उसको मार्केट वैल्यू बोलते हैं, ज़्यादा इसको खींचते नहीं है। मार्केट वैल्यू क्यों चेंज होता है या कैसे चेंज होता है? अकॉर्डिंग है ये। पहला, कॉस्ट ऑफ मटेरियल एंड लेबर। मटेरियल लेबर कॉस्ट सस्ता हुआ, प्रॉपर्टी सस्ती होगी, बढ़ गया तो मार्केट वैल्यू बढ़ेगा। डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड बढ़ा तो मार्केट वैल्यू बढ़ेगा, डिमांड कम हो गया तो मार्केट वैल्यू कम होगा। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, आप जिस एरिया में रहते हो वहां पे अब तक केवल रोड्स ही थे, बट अभी नया प्रपोज्ड एक मेट्रो का लाइन जा रहा है उधर से, मतलब कनेक्टिविटी ट्रांसपोर्टेशन के लिए बन रही है। तो ये बनने का न्यूज निकलते ही क्या हो जाता है?
प्रॉपर्टी का मार्केट वैल्यू बढ़ जाता है। आई बात समझ में? ये होता है मार्केट वैल्यू। अब लास्ट का एक आखिरी बचा है, फिर उसके बाद अपन लेक्चर बंद कर देंगे। ओके गाइस, देखिए मैं समझ सकता हूँ ज़्यादा देर तक टिके रहना मुश्किल है, बट आप लोग वो कर रहे हो, हैट्स ऑफ टू यू गाइस। लास्ट का सेंटिमेंटल वैल्यू देखते, केवल पढ़ता हूँ, आप लोग समझ जाओगे। इन सम केसेस सम सेंटिमेंट्स और फीलिंग्स of the owner are attached and he does not desire to sell, even the buyer may pay much more than actual value of property। देखिए अब क्या होता है, कई बार जो सेलर होता है उसके सेंटिमेंट्स उस प्रॉपर्टी के साथ अटैच होते हैं। बोलते हैं कि अरे मेरे दो पुश्ते यहीं पे गई है ना, दादा परदादा यहीं पे रह रहे थे, अब ये प्रॉपर्टी को मैं ऐसे कैसे बेच दूं, सेंटिमेंट्स अटैच है। या मेरे बर्थडे पे ये गिफ्ट मिला था, ये वो, प्रॉपर्टी का सेंटिमेंट कुछ भी हो सकता है। तो वो क्या करता है, इस सेंटिमेंट की वजह से बायर आपको ज्यादा पैसा दे रहा है फिर भी नहीं बेच रहा है, ठीक है। तो ये ज्यादा का जो ऑफर किया हुआ पैसा है ना, इसको बोलते हैं सेंटिमेंटल वैल्यू। बायर को पता है कि ये इसको गिफ्ट मिला हुआ है या इसके दादा परदादा से ये प्रॉपर्टी है, तो ये हमें नहीं बेचेगा 100 रुपया में। तो ये क्या करेगा, बोलेगा चल 150 रुपया देता हूं, दे दे प्रॉपर्टी। तो ये सेंटिमेंट्स के कारण जो वैल्यू बढ़ जाता है ना, उसको बोलते हैं सेंटिमेंटल वैल्यू। सो दैट्स इट गाइज फॉर टुडेज लेक्चर। आज थोड़ा सा ज्यादा खींचा है, बट आई नो यू पीपल विल डोंट माइंड, आपको कोई ऐतराज नहीं है, ऐसे एक्सटेंडेड लेक्चर्स देखते रहेंगे। इस भरोसे के साथ मैं आप लोगों को धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि आप आज के लेक्चर में इतना देर तक टिके रहे। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू सो मच।